हरिपुर के गांव कुंडल में आजम नामी नौजवान को अपने ही इलाके की एक लड़की से मोहब्बत हो गई। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के वालिदैन राजी न थे। इश्क अपने उरूज पर था और लड़की लड़का एक दूसरे को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। फिर एक दिन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। बस यहीं से वो कहानी शुरू हुई है, जिसे देखकर यकीन नहीं आता कि हम एक कानून पसंद मुआशरे में रहते हैं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। छोटी छोटी पहाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ गांव बहुत खूबसूरत था। नदी का पानी साफ और शफाफ था और पहाड़ियों पर थोड़ा बहुत सब्जा भी था। गांव से गुजरने वाली वाहिद सड़क दूर एक कस्बे तक जाती थी, जहां छोटा सा बाजार था और थोड़ी बहुत चहल पहल भी थी। इसी बाजार से जरा आगे की एक गली में एक छोटा सा मकान था। शब्बीर ने देखा कि आजम मुंह पर मफलर लपेटे इधर उधर देखते हुए बहुत एहतियात के साथ दरवाजे पर पहुंचा और बहुत आहिस्ता से दस्तक दी। दस्तक देते ही छोटा सा दरवाजा ऐसे खुला जैसे अंदर कोई दरवाजे से लगकर उसका इंतजार कर रहा हो। आजम अंदर गया तो उसकी बीवी ने जल्दी से बहुत आहिस्तगी से छोटा दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ, कुछ पता चला? अम्मा को पुलिस पकड़ के ले गई है। उनका क्या कसूर है? वो तो इतनी कमजोर और इतनी बुजुर्ग खातून है। तुम नहीं जानती इन पुलिस वालों को, ये किसी के सगे नहीं होते। फिर अब क्या होगा? ये सब तुम्हारे अब्बू की ये दोस्ती है ना पुलिस वालों से, उनकी वजह से हुआ है। वो तफ्तीश कर रहे हैं सारी की सारी। मुझे लगता है तुम्हारे अब्बू ने ना उन सबको पैसे दे दिए। अब बस सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ये पुलिस वालों ने ना खुद पैसे खाने के चक्कर में किया है सब कुछ। इस वक्त कौन मैसेज कर रहा है? छोटे का मैसेज है। भाई थाने का शीशे अम्मा को उठाकर ले गया था और बहुत बेइज्जती भी की है। अब जेल भी भिजवाने की बात कर रहा है और अब्बा भी बहुत परेशान है। कुछ करो जल्दी। मैसेज सुनकर आजम बिल्कुल खामोश हो गया। बीवी ने उसे दिलासा दिया। आजम उठो, अभी चलते हैं। हमने तो कोर्ट मैरिज की है ना, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया। मुझे भी ना पुलिस स्टेशन से मैसेज आया था, मैंने तुम्हें बताया नहीं। वो कह रहे थे कि लड़की को घर वापस ले आओ, वरना माँ को तो उठा लिया, अगली बार भाई को भी उठा लेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, हम लोग ना वापस चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बल्कि अभी रात होने वाली है, सुबह निकलते हैं। ठीक है। आजम और उसकी बीवी अपने गांव कुंडल पहुंच गए, जहां आजम के वालिद ने एक जिरगे में अपने बेटे के लिए माफी तलब कर ली। कुछ लोग चारों तरफ बैठे हुए थे। लड़की का बाप आजम और आजम का बाप भी मौजूद थे। आजम का बाप बात कर रहा था। गांव वालों देखो, ये अगरचे हमारी रिवायत के खिलाफ है, लेकिन मेरी बहू जो मेरी बेटी है और मेरे बेटे ने कोई गैर शरई काम नहीं किया है। दोनों ने कोर्ट में निकाह किया है। मैं फिर भी इस अमल पर शर्मिंदा हूँ। अपने बेटे के लिए आपसे माफी तलब करता हूँ। खड़े हो जा बेटे। बैठ जाओ। हमें शक था कि दोनों ने निकाह नहीं किया, इसलिए अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। बहरहाल जो होना था वो हो गया, हमने दोनों को माफ कर दिया। अब हमारा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है। ये सुलहनामा कल सुबह थाने में जमा करवा दिया जाएगा। बस। सुलहनामा जमा कराने के बाद आजम की मां को जेल से रिहाई नसीब हुई, लेकिन मुबैना तौर पर तफ्तीशी अफसर इस मामले को मजीद बिगाड़ना चाहता था। शब्बीर ने देखा कि मुबैना तफ्तीशी अफसर आजम के ससुर के साथ बैठा चाय पी रहा था। बहुत जल्दी कर दिए अली साहब सुलह करने में। अरे मुझसे मशवरा तो लिया होता। और तुम क्या मुझे जानते नहीं हो? उम्र गुजर गई है मेरी इन क्रिमिनल लोगों को डील करते करते। हाँ, लेकिन मैं क्या करता, कितनी बेइज्जती सहता। आप ठीक कह रहे हैं, बस मैंने भी मजबूरन ही 16 सफाई की है। देखो हाजी साहब, आप ठीक हो, आप शरीफ हो, आपकी बेटी भी शरीफ है, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं है। और वो लड़का ठीक कैसे हो सकता है जो तुम्हारी बेटी को भगा के ले जाए, एक बाप को जुदा कर दे? तो ऐसा क्या करें, आप बताइए। हाजी साहब, तुम कुछ भी नहीं करो, तुम सिर्फ सब्र करो, वरना ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना चक्कर भी लगाओगे और
पैसे भी बहुत ज़ाया हुए। पैसे की तुम फिक्र ना करो, मगर ऐसा कोई हल बताओ जिससे मेरी बेटी घर भी वापस आ जाए और कोई हंगामा भी ना हो। ऐसा है ना, वो अंदर कर देते हैं। तुम मुझे जानते नहीं हो। क्यों नहीं जानता, तुम मेरे पुराने जानने वाले हो और बहुत पुराने ताल्लुकात हैं तुम्हारे से मेरे। तो फिर मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे, मगर बताओ तो सही क्या करोगे। अरे खुद हो जाएगा जब कोर्ट के चक्कर लगाएगा ना, और जमानत भी नहीं होगी, और तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। सही है, तुम चाय पियो ना। अरे नहीं, बस मैं चलता हूँ। और हाँ, कुछ पैसे का भी इंतजाम कर लेना। क्योंकि तुम्हें पता है ना, लोगों के मुंह भी तो बंद करने पड़ते हैं ना, कितने बंदे होते हैं यार। ठीक है? हाँ, पैसे की कोई फिक्र नहीं करना, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा, मगर ये सब आप अच्छे तरीके से हैंडल कर लो। अरे आप छोड़ लो, बस टेंशन नहीं लो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जिरगे में मामला हल हो चुका था, सुलहनामा भी हो चुका था, लेकिन तफ्तीशी अफसर मुबैना तौर पर लड़की के बाप के साथ मिलकर किसी तरह आजम को मुकदमेबाजी में फंसाने की मुबैना प्लानिंग कर रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुबैना तफ्तीशी अफसर आजम को थाने आने का हुक्म दे रहा था और आजम की बीवी सहमी हुई खड़ी थी। तुमने सारी पैकिंग कर ली है ना? हाँ। बस सुबह होते ही हम निकलेंगे। कौन कॉल कर रहा है? लगता है पुलिस स्टेशन से कॉल है। उठाऊं? हेलो। हाँ आजम, मैंने तुम्हें 3-4 दफा पहले भी मैसेज किया था कि तफ्तीश के लिए थाने पे आना, और लगता है कि तुम थाने को अपनी खाला जी का घर समझते हो। मगर अब तो सारे मामला तय हो चुके हैं ना? ये तुम्हें पता है या मुझे पता है? अच्छा, मैं आ जाऊंगा। कल नहीं आए ना। तो समझते हो ना, और भी तरीके हैं हमें बुलाने के। और हाँ, जब आना तो अपने भाई को साथ लेकर आना। अच्छा, मैं भाई को भी ले आऊंगा। और अगर कोई होशियारी की जी ठीक है। क्या हुआ? कौन था? वही तफ्तीशी। क्या तकलीफ है अब इसको? क्यों तंग कर रहा है ये हमें? सुबह उसने कहा है कि थाने चक्कर लगाओ और कहा है कि छोटे भाई को भी साथ लाना। तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, मैं खुद जाऊंगी। बल्कि मैं बाबा से कॉल करके पूछती हूँ कि इसको क्या तकलीफ है। आजम की बीवी ने अपने बाप को फोन मिला दिया। हेलो बाबा। हाँ बोलो बेटी, खैर तो है? बाबा, ये तफ्तीशी अफसर पागल तो नहीं हो गया है? आजम को बहाने करके थाने बुला रहा है। आपने कहा था उसको। नहीं, मैं क्यों कहूँगा? अरे भेज दो, कोई दस्तखत वगैरह करवाने होंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी, और इसको बोलें कि हमारा पीछा छोड़ देइए। आजम की बीवी अपने शौहर और देवर को थाने जाने से मना कर रही थी, लेकिन तफ्तीशी अफसर मुबैना तौर पर धमकी पे धमकी दिए जा रहा था। फिर आजम अपने भाई को लेकर थाने पहुंच गया, जहां मुबैना तौर पर दोनों भाइयों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। संतरी, ओ संतरी, संतरी, सर। जाओ उन दोनों को गाड़ी में डालो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। शब्बीर ने देखा कि सख्त सर्दी के आलम में तफ्तीशी अफसर लॉकअप के पास आया, दोनों भाइयों को बाहर निकाला, फिर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर एक नदी के किनारे चला गया। दोनों भाई सर्दी से ठिठुरते हुए बाहर निकले। चलो कार गाड़ियों से नीचे इनको नवाबों को। ओए, ये इतनी मोटी मोटी जैकेट है। साहब सर्दी है साहब, ठंड है साहब, साहब ठंड है साहब, ठंड है। चल इनको लेके जाओ उधर, चल लेके जा। दोनों भाई शदीद सर्दी में ठिठुरते हुए नदी में उतरे और फौरन बाहर निकलने की कोशिश की तो पुलिस अफसर गजबनाक हो गया। साहब ठंडा पानी है साहब, साहब प्लीज साहब। ठंडे के बच्चे अंतर चाह रहा है, अभी लगाओ। साहब हमारे कसूर क्या है साहब?
अगर कसूर है भी तो मेरा, मेरे भाई को तो मत कुछ कहो यार। ओए तू जब तक नहीं जा सकता, जब तक अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। तलाक? साहब साहब प्लीज हमें जाने दो साहब। साहब प्लीज साहब, इनको बोलो ना हमें जाने दो साहब। साहब साहब जाने दो प्लीज साहब, जाने दो साहब। ओए ओ इनको लेके चलो थाने पे, ये ऐसे नहीं मानेंगे। चलो चलो। आया बड़ा आशिक, आशिक बनने आता है साला। चल अंदर। ओए तुम लोगों को तो मैं थाने जाके बताता हूँ। कुछ साथी पुलिस वालों ने दोनों ठिठुरते हुए भाइयों को गाड़ी में ठूंस दिया और गाड़ी रवाना हो गई। आजम और उसके भाई को मुबैना तौर पर कई रोज हब्से बेजा में रखकर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आजम के बाप ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर अपने बेटों की जमानत करवाई, जिस पर तफ्तीशी मजीद उनकी जान का दुश्मन बन गया। शब्बीर ने देखा कि लड़की का बाप और तफ्तीशी अफसर मुबैना तौर पर नई सूरत हाल पर बात कर रहे थे। हाजी साहब बहुत ढीठ लोग हैं, सब कुछ करके देखा, लेकिन वो आपकी लड़की छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है। हाँ लेकिन एक बात है। हाँ लेकिन? अरे लेकिन क्या हाजी साहब, आप जानते हो ना कि पैसे के आगे कोई काम मुश्किल नहीं होता। सोच लो, सोच समझ के मुझे जवाब दे देना, कोई जल्दी नहीं है। अब मैं चलता हूँ। आजम और उसका भाई जमानत पर घर आ गए थे। तफ्तीशी ने मुबैना तौर पर उनका मोबाइल फोन, नकदी और दीगर अशिया अपने पास रख ली थी और वो ये चीजें वापस करने का पाबंद था। आजम की मां ने बेटे की रिहाई के बाद पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ दावा दायर कर दिया था कि वो उसके बेटों को कत्ल करना चाहता था। पसंद की शादी पर न सिर्फ आजम बल्कि उसके भाई को भी कत्ल कर दिया गया था और उनकी मां रोती पीटती रह गई थी। इस अलमनाक सानहे के बाद मकतूलीन के वर्षा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सारी अफसोसनाक सूरत हाल बताई। बच्ची का संकोल है, बच्ची का अपनी खुशी रजाई ना लाइए और भी तम क्या देने आते न सही सुकुमार सा ढूंढ दे हमें बच्चे छुपाई दिए ना मरे तो मेरा के बच्चे निकाह जा रहा के मरे तो जड़े काबुल बच्चे किसे गला जो गई चोड़ में सटे बच्चे मेरे ना मार सटे। मेरा कुवारा बच्चा है की दिमाग मंगी दी रह गई तो कुवारा बच्चे मेरे बच्चे नहीं जाते 6 साल हो गए। मेरे मकान चढ़े दिन में गरीब आ, मैं कोठा ते लंटर नहीं पा गया। उस मजबूरी तो मेरे बच्चे रह दे, मेरा खसम बीमार है, दिल दा मरीज है, मेरे बच्चे दी कच्ची मजदूरी है, गवाल कर दे, असि मर के अपना वक्त गुजारने यार। ये ने जिस टाइम वो बची खुशी पसंद नाल आई है मेरे भतरीए पीछे, मैं कराची हाँ, मेरी ये खाला उन्हें 15 दिन जेल पजाई है। मैं कराचियों आया जिस टाइम अस ग्रां का जिरगा बैठे, मैं उन्हें आगे इस तरह ते अल्लाह वास्ते दा हाथ बधे मैं तुसा कोल अल्लाह वास्ते दा सवालू आया बच्चे को जो गलती होगी तुसी माफ करो। आहे ठीक है जी असी माफ कर सकते हैं। मेरा भरा फजले राजो के जरा कत्ल हो गया आजम मोहम्मद आजम नाल, इस 2 मरतबा आया ते काजी अजमल ये गल आखी है कि भाई तू अपने भराऊ नाल कहन के आई उस कांसी में ता देसा तेज ता मंसूबा है ये कि यार भाई मैं इन्हें 2 कत्ल करवा सकता। खाला जाकर उधर रोई पिटी, खाला ने कहा कि मेरे 2 बच्चे इधर आए मोहम्मद आजम और फजले राजो, वो अभी तक नहीं पहुंचे, अभी उनका नंबर बंद है। उन्होंने कहा कि खाला तुम थाना सिटी में पहुंचो। जब थाना सिटी में आए तो थाना सिटी वाली पुलिस ने कहा कि खाला जी आप ऐसा करें चले जाएं ट्रामा सेंटर। जब खाला ट्रामा सेंटर में आई, आगे 2 संतरी खड़े थे, उसको एक को खाला ने बांह से पकड़ा। हाँ बच्चा, मेरे 2 बच्चे, एक का नाम फजले राजो, एक का नाम मोहम्मद आजम है, वो थाना सदर में गए थे। उन्होंने कहा थाना सिटी जाओ, थाना सिटी में मैं आई हूँ, तो उन्होंने कहा ट्रामा सेंटर पे जाओ। वो जो मालाजम था गेट पे, उसने खाला को बोला ये देखो खाला ये तस्वीरें देखो, ये आपके बच्चे हैं। जब उस खाला ने देखा तो मुर्दाखोठी में दोनों लाशें पड़ी थी। पुलिस का कहना था कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुबैना पुलिस अफसर को गिरफ्तार किया गया और शामिल तफ्तीश किया गया था। जैसे कि हबीबपुर की आवाम को पता है कि फ्राइडे के दिन आफ्टर सनसेट एक बहुत अफसोसनाक वक़ूआ हुआ जिसमें 2 भाई नाहक मारे गए। वक़ूए के बाद ही मुझे एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब ने एक
छोटी सी हिंट दी कि सर शायद इसमें पुलिस की कोताही है या कसदन फैसिलिटेशन है, क्योंकि दोनों पार्टीज को, जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज को थाना सदर बुला लिया गया था। हमने इसी हिंट को, इसी एविडेंस को थोड़ा सा और परसू किया और डीएसपी सदर की ड्यूटी लगाई कि वो इसको इंक्वायर करे। डीएसपी सदर साहब ने एक दिन गुजारने के बाद पूरी इंक्वायरी कंप्लीट की और मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि जो सब इंस्पेक्टर साहब है काजी अजमल साहब, उन्होंने दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को अपने पास थाने में बुलाया था। ये बिल्कुल उसूल के खिलाफ है कि आपको जब पता है कि दोनों खानदान के दरमियान दुश्मनी भी चल रही है, आपने दोनों को एक ही टाइम पे बुला लिया। साथ ही में जब पहली पार्टी जिन पे जो कि 365 का एक केस रजिस्टर्ड हुआ है, 492 नंबर FIR है थाना सदर की, उसमें जब वो वापस थाने से जा रहे थे शाम के टाइम पे, तो ना उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी ना कुछ दिया। इसी चीज को परसू करते हुए और मिलाते हुए हमने CDRs निकाले, CCTV फुटेज निकाले और जिसपे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बिल्कुल जो काजी अजमल साहब है, सब इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बिल्कुल इस केस की फैसिलिटेशन की है, बल्कि फैसिलिटेशन के अलावा प्रॉपर प्लानिंग की है कि एक पार्टी को बुलाया गया, फिर उसके बाद उस कन्फ्लिक्टिंग पार्टी को बुलाया गया और जब उनको ये इंफॉर्मेशन मिली कि मर्डर भी हो गया, उन्होंने जो दूसरी पार्टी है उनका मेन अक्यूज जो है वो जाने भी दिया। तो मैं बिल्कुल इस बात पे कन्विंस हो गया कि इसमें हमारी कसदन प्लानिंग शामिल है, इंटेंशनल प्लानिंग शामिल है। लेकिन क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा डिसीजन इसके बाद लेना था, सो ये एज DPO मैंने दोबारा इसमें इंश्योर करना था। मैं खुद थाना सिटी गया जहाँ पे मुल्जिमान हमने अरेस्ट किए थे इस मर्डर केस के, उनको इंटरव्यू किया और उसके बाद जो काजी अजमल साहब है, जो सब इंस्पेक्टर है, उनको थाना सदर में इंटरव्यू किया और मैं इस फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचा कि इंटेंशनल प्लानिंग कराई गई है और मरवाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग हुई है जो दूसरी पार्टी है उनके साथ। हमने क्योंकि डिसीजन बड़ा लेना था, उसमें हमने उसी सब इंस्पेक्टर साहब को उसी FIR जो 302 की रजिस्टर्ड है, FIR नंबर 4 है थाना सिटी का, उसी में उनको गिरफ्तार किया। FIR उनको गिरफ्तार करने के बाद जुडिशियल उनको हम मजिस्ट्रेट के साथ में ले गए और हमें 2 दिन की उनकी पुलिस कस्टडी मिली है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोगों से ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि अवाम में तासुर पाया जाता है कि पुलिस शायद अपने जो पुलिस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर साहब, उनको बचाएगी। ये मेरा वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारी सोच ये होती कि हम इस सब इंस्पेक्टर साहब को बचाते तो इतनी इंक्वायरी हम ना कराते, बल्कि हम इसको साइड पे कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी जो 2 भाई शहीद हुए हैं उनकी माँ के साथ ये वादा है, हरिपुर के अवाम के साथ ये वादा है कि मैं इसको टेस्ट केस बनाऊंगा और मैं आपको इंश्योर कराऊंगा कि ऐसे पुलिस अफसरान जो जुल्म कर रहे हैं, जो अवाम का बिल्कुल जुल्म के उसमें है और उनकी खराबी में प्लानिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल बचेंगे नहीं। शब्बीर ने हरिपुर के इलाके कुंडल में पेश आने वाले इस मुबैना वाक़े की शदीद मजम्मत की है और महकमा पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करने का मुतालबा किया है। ये कितनी अजीब बात है कि जब दोनों पार्टियों के दरमियान सुलहनामा हो गया था, लड़की के बाप ने शादी को तस्लीम कर लिया था, तो फिर इस मामले को इतना क्यों बिगाड़ा गया कि 2 बेगुनाहों की जान ले ली गई, 9 बेहाता को बेवा कर दिया गया। क्या इस सब के पीछे मुबैना भत्ताखोरी और रिश्वत की कारस्तानी नहीं थी, या फिर दिमागी खलल था कि एक अफसर मुबैना तौर पर लोगों की जान लेने के दर पे था? शब्बीर का कहना है कि अगर मुताल्लिका तफ्तीशी अफसर पर इल्जाम साबित हो जाए तो उसको कानून के मुताबिक सजा देना जरूरी है ताकि मजलूमों को इंसाफ मिल सके। हर चंद के मकतूलीन के लवाहिकीन के दिलों पर जो जख्म लगा है और खास तौर पर मकतूल की बेवा की जिस तरह जिंदगी उजाड़ दी गई है, उसका अजाला किसी भी तौर मुमकिन नहीं है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये ऐसे 2 भाइयों की कहानी है जिनमें गहरे दोस्तों की तरह प्यार था, एक दूसरे का ख्याल रखते थे और अच्छे बुरे हालात में साथ रहते थे। दोनों भाई शादीशुदा थे और बेटी बेटे वाले थे। भाइयों ने तय किया था कि दोनों भाई अपनी दोनों बेटियों की शादी एक दूसरे के बेटों से करेंगे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अकरम शाहिद नामी नौजवान का चचा था और उसे बेपनाह चाहता था। उसकी एक वजह यह भी थी कि शाहिद का रिश्ता अपने चचा की बेटी से बचपन ही में तय कर दिया गया था। शाहिद का चचा अकरम अपने भतीजे को दामाद वाला ही प्रोटोकॉल देता था। शब्बीर ने देखा कि शाहिद अपने चचा के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा चचा ने ही खोला। शाहिद मियां, अरे कहाँ हो यार तुम? आओ।
ठीक टाइम पे हो। आज तुम्हारी चची ने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम चची। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे इतने दिनों से तुम? आज ही तुम्हारे चचा जिक्र कर रहे थे कि काफी दिन हो गए शाहिद नहीं आया। कहाँ थे बताओ? अरे चाची बस अब्बू के साथ जमीनों पे मसरूफ था, बस इसीलिए नहीं आ सका। अरे भाई सब कुछ अभी पूछ लोगी, थोड़ा सा सांस तो लेने दो। और ये हमारी बेटी साहिबा कहाँ है? वो तो अंदर सो रही है। देख रहे हो शाहिद मियां, ये है आजकल की फौज। रात देर तक उन लोगों की तरफ जाना और सुबह देर तक सोते रहना। अरे चाचा मैं तो कुछ नहीं कहता, सोने दे बेचारी को। देख रही हो, अभी से तरफदारी कर रहे हैं शाहिद मियां तुम्हारी बेटी की। तो क्यों ना ले, जाहिर है आपका इतना चहीता भतीजा भी है और होने वाला दामाद भी है। मैं उसे बुला लूं जरा। अरे आ जाओ मलका साहिबा, शाहिद भी आए हुए हैं, आ जाओ गरम गरम खाना खा लो। क्या है अम्मी, सुबह सुबह? अच्छा आती हूँ। चचा की बेटी आंख मलती हुई खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। बेटा कोई दुआ सलाम भी होती है? किया तो है, ये क्यों आया है? खा खा के मोटा हो गया है। देख रहे हैं चाचा, कितनी फिक्र है इसको मेरी। अभी भी तुम तो आंखें मसल रही हो, इसका मतलब तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। जाओ जाके सो जाओ। वैसे भी मुझे अपने बेटे के साथ बात करनी है। इसे बात करना भी आती है, मोटा गोलगप्पा। शाहिद की चचाजाद बहन अपने होने वाले शौहर का मजाक उड़ाते हुए चली गई। तो तुम लोगों की शादी होना बाकी रह गई है। अरे चाची कब से कह रही हैं आप, अब करेंगे तब करेंगे, अभी नेक काम कर ही दें। अरे बेटा सब हो जाएगा, तुम पहले डिश तो खत्म करो। नहीं नहीं चाचा, बस मेरा पेट भर गया, पेट फट जाएगा। चाची टिश्यू पेपर दीजिएगा। हाँ। बच्चे भी ना इतना सा खाते हैं और बस पेट भर गया इनका। बस ऐसे ही हैं आजकल के बच्चे। अच्छा चाचा मैं चलता हूँ, इससे अपनी किताब ले लूँ। लेके चली आती है लेकिन वापस नहीं देती। शाहिद के चचा और बाप के तयशुदा रिश्ते के मुताबिक शाहिद के बाप की 2 बेटियों के निकाह चचा के बेटों से हो गए थे और इसी तरह शाहिद के एक भाई की शादी भी चचा की एक बेटी से हो गई थी और अब शाहिद का नंबर था, लेकिन मामलात कुछ और ही चल रहे थे। शब्बीर ने देखा कि शाहिद अपनी कार में डेरा गाजी खान की तरफ जा रहा था, जहां उसकी फुप्पी का घर था। कार घर के बाहर रुकी और शाहिद ने पहले तो दस्तक दी और फिर दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर चला गया, जहां उसकी फुप्पी और फुप्पीजाद बहन मौजूद थी। शाहिद को यूं अचानक देखकर दोनों हैरत से उछल पड़ी। लड़की ने अपना दुपट्टा संभाल लिया। अच्छा वो तुम्हारी दोस्त की जो शादी हो रही है ना, उससे तुमने पूछा है? अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। अरे शाहिद भाई आप छलावा है क्या? आप बता के तो आ जाते। अरे फुप्पो बस रात को आप लोगों से मिलकर गया, मुझसे रहा नहीं गया, बस गाड़ी ली और आ गया आप लोगों के। और घर पर क्या बताया? आपका थोड़ी बताया, आपको पता है अम्मा की आदत। अच्छा अच्छा ठीक है, नाश्ता तो करोगे ना? दीदी जा बेटी जाओ नाश्ता बनाओ जाके। अरे ये अकेली क्यों जाएगी? मैं जाता हूँ ना इसके साथ नाश्ते के लिए। बड़ा ख्याल है आपको मेरा, मैं देखती हूँ आपको क्या क्या बनाना आता है। चलें। चलो। वो दोनों किचन में चले गए और उसकी फूफी मुस्कुराती रही। बनाओ ना चाय। शाहिद भाई क्या चक्कर है, आप क्यों आए यहाँ पे? तुम्हें नहीं पता मैं क्यों आया? पता है, लेकिन अच्छी बात थोड़ी है, आपकी तो बात तय हुई है। बात ही तय हुई है ना, निकाह तो नहीं हुआ ना। तो क्या अब मेरी वहाँ शादी नहीं होगी? कोई और लड़की पसंद आ गई है क्या? हाँ। गुड, वेरी गुड। मुझसे अच्छी लड़की है क्या वो? अच्छी है, बहुत अच्छी है। वैसे क्या क्या आता है उसको? उसे बहुत कुछ आता है, बातें भी अच्छी कर लेती है, चाय भी अच्छी बनाती है, उसका कलर भी यही फेवरेट है जो तुमने पहना हुआ है। तो कर लीजिए आप उससे शादी, वो जो आपका रिश्ता तय है। और वो तो अब्बा ने बचपन में तय कर दिया था। मुझे पता है आप क्या चाहते हैं, लेकिन बात खराब ना हो जाए। देखो कुछ खराब नहीं होगा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? अम्मी से पूछना। अच्छा आप जाए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ आपकी। अच्छा मैं चलता हूँ, पप्पो से बात करता हूँ, तुम चाय ले आओ।
अरे अरे, क्या मतलब है? हटो पीछे, बताओ क्या बात है? लड़की ने बहुत तमीज से चाय सामने लाकर रखी तो माँ की नजर बेटी पर पड़ी, जिसने बिल्कुल उस तरह दुपट्टा ले रखा था जैसे उसका रिश्ता मांगा जा रहा हो। तुम जाओ जरा, मुझे इससे कुछ बात करनी। लड़की मुस्कुराते हुए चली गई। शाहिद और उसकी फूफी काफी देर तक बातें करते रहे। फूफी इनकार करती रही और बिलाखिर मान गई, लेकिन वो किसी गहरी सोच में पड़ गई थी। शाहिद ने चचा की बेटी से पहले से तयशुदा रिश्ते से इनकार क्या किया कि पूरे खानदान में भौचाल आ गया। रद्द अमल के तौर पर चचा के बेटे ने शाहिद की शादीशुदा बहन से रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया और इसी तरह शाहिद के चचा और उसके बाप के ताल्लुकात भी खत्म हो गए। शाहिद का चचा रोज़ो शब बेचौताब खा रहा था कि उसके भतीजे ने उसकी बेइज्जती की। शब्बीर ने देखा कि शाहिद का चचा अकरम बेचैनी से टहल रहा था कि उसकी बीवी ने उसे चाय के लिए मुखातिब किया। क्या सोच रहे हैं आप? ये लीजिए चाय। सोचना क्या है, मेरे दिमाग का तो फ्यूज ही उड़ गया है। अरे कितना बड़ा धोखा दिया है शाहिद ने हमें। ये कसूर ना उस बच्चे का नहीं, सब किया धरा ना आपके भाई का, मुझे पता है। मत कहो उसे मेरा भाई, खून सफेद हो गया उसका। अरे इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत। मेरा बॉस चले ना तो मैं। अरे आप छोड़े ना, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप चाय पीजिए। मैं भी देखता हूँ कि कौन सी हूर परी उठा के लेकर आता है वो। ये तो मुझे पता है कि वो किससे शादी करेगा। किससे? आपकी चहेती बहन की बेटी से। क्या कह रही हो तुम? पागल हो क्या? सही कह रही हूँ। अगर ऐसा है ना तो मैं भी देखता हूँ कि बहन साहिबा कैसे करती है शादी, और देख लेना मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, याद रखना तुम। अच्छा छोड़े ना, जो हुआ सो हुआ, आपस की बात है। मुझे आपका भतीजा ना शुरू से पसंद नहीं था, वो तो आपकी वजह से मैं इज्जत करती थी। और हमारी बेटी में कौन सी कमी है? माशाल्लाह से इतनी प्यारी है, एक से एक लड़का मिल जाएगा हमें। और आप देखिएगा, मैं ऐसा दामाद ढूंढ के लाऊंगी कि आपके भाई साहब भी और वो भतीजा है ना आपका चहीता, देखते रह जाएंगे। चहीता? अरे चहीता हुआ करता था वो कभी, अब तो मुझे उसके वजूद से भी घिन आने लगी है। और तुम कभी उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने। अरे अच्छा छोड़े ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसे करें, सोने की तैयारी करें, मैं आपके लिए टैबलेट ले आती हूँ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शाहिद के चचा और बाप के ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो गए थे, मिलने जुलने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। शाहिद के निकाह की तैयारियां हो रही थीं और ये खबर शाहिद के चचा और उसकी बेटी के लिए रूह का जख्म बनती जा रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त शाहिद का चचा बेचैनी से टहल रहा था कि बेटी के कमरे से सिसकने और रोने की आवाज आ रही थी। तुझे धोखा क्यों दिया? वो परेशान हो गया। खिड़की का पर्दा खिसकाकर खामोशी से देखा तो उसकी बेटी शाहिद की तस्वीर के सामने बैठी आंसू बहा रही थी। बाप से ये सारा मंजर नहीं देखा गया और वो पर्दा बराबर करके हाँफने लगा। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। प्लीज वापस आ जाओ। वापस आ जाओ। क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो जरा, बल्कि तुम मुझे मेरी गोली दे दो। हाँ हाँ ठीक है, ये लो। ऐसा भी क्या हो गया? ये लो पानी। क्या हो गया अचानक से? क्या परेशानी है? बस ठीक हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि परसों आपके भतीजे की शादी है, क्या करना, जाना है नहीं जाना है? अभी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सोने दो, सुबह बात करेंगे। चलो ठीक है। शाहिद के निकाह और बारात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और शाहिद का चचा और चची कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वहां शिरकत करें
कि नहीं। शब्बीर ने अचानक एक खुशगवार मगर हैरतनाक मंजर देखा। शब्बीर ने देखा कि शाहिद निकाह के बाद अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था कि उसका चचा हॉल में दाखिल हुआ। शाहिद की नजर अपने चचा पर पड़ी तो वो पूरे तपाक से आगे बढ़ा और चचा के गले लग गया। चाचा मुझे माफ कर दें, आप बहुत बड़े इंसान हैं चाचा। आपके बगैर ये शादी बहुत सुनी सुनी थी। लेकिन ये बताएं चच्ची और बाकी घर वाले कहाँ हैं? बेटा सिर्फ मैं आया हूँ, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और बेटा जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। बेटा बड़े कहते थे कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन मैं उस चीज को नहीं मानता था। खैर, खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। आए चाचा, मैं आपको आपकी बहू से मिलवाता हूँ। मिल लेंगे बेटा, उससे भी मिल लेंगे। अभी ऐसा करते हैं कि पहले हम बाहर चलते हैं, चाय पीते हैं। ठीक है? चलें, ठीक। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। हाँ। शाहिद के चचा ने शाहिद को कार में बिठाया और फिर वो दोनों गायब हो गए। शाहिद अपने चचा के साथ ऐसा गया था कि फिर लौटकर नहीं आया। शादी का घर गमकदा बन गया। शाहिद को तलाश किया जाता रहा मगर उसका कोई पता नहीं चला था। थोड़ी ही देर बाद कोहराम मच गया कि शाहिद जिंदा नहीं रहा। उसके चचा ने मुबैना तौर पर चाय में नशा आवर दवा मिलाकर उसे बेहोश किया और फिर मुबैना तौर पर गला दबाकर मार दिया। पुलिस ने शाहिद की लाश झाड़ियों से बरामद कर ली थी और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये था वो दर्दनाक किस्सा जो खुशगवार मंजर से शुरू हुआ और अपने इख्तिताम पर खून के आंसुओं में बह गया। 24/11 को हमें एक डेड बॉडी मिली थी, इत्तला मिली थी दरिया के अंदर। काफ़ी दूर दराज का इलाका था, बहुत ज़्यादा रिमोट किस्म का एरिया था। वहाँ पर फिर हमारे ये आईओज़ हमारे पहुँचे फौरी तौर पर। उन्होंने जाके एक इत्तला थी, एक ऐसी मतलब लाश की जिसके अगले दिन ही बेचारे की शादी थी और वो बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। बड़ा बेईमाना किस्म का कत्ल था। SHO साहब खैरपुर नूर खान साहब ने और आईओ टीम ने बड़ी हिम्मत की और उन्होंने बड़ी मेहनत करके वहाँ पर रहना और वहाँ पर सारी दिन रात की मेहनत के बाद इन्होंने असल कातिल गिरफ्तार किए, उनसे सारी रिकवरियाँ की और इंशाल्लाह उनको चलान किया और इंशाल्लाह उनको सजा दी। वजह इसकी इनका ये खान जो रिश्ते तनाज़े थे और शक शुबा था इनका एक दूसरे भाई नाल सी मेरे रिश्ते थे दू डिकन से ते मकसद किद्यानी दून से है तभी बेटे दी मैं शादी कर की दी है ए दा निकाह क्या होया उनके लड़के इनकारी थी गन मेरे बालने को गिनाण करूं जरे वेले इनकारी थी गन मेरे बेटे भी जवाब दे दिते हुआ के मैं भी नहीं खिंदा जरे तू नहीं खिंदा सा करूं वाला रिश्ता मैं भेड़ नाल कर दिते उनको जिद पाए गए बेली मकसद है क्यों नहीं मैं करूं किती वो जिन आ गए उनको हूं जिन दी वजह तू मेरा बेटा शादी वाले जड़े कत्ल थिया मैं बेटी दी थी शायद को उन्हें 23 को काम करते 24 को जरा ना उनकी डेड बॉडी मिली है वो घोटा को शादी के मौके ते इन्हें बेरहमी नाल कत्ल कीते अकरम ते कौंसर है झाड़ियां गन गन हुकूमत नाल मेरा ये मतलब है कि इन्हें को जरा कड़ी तो कड़ी सजा। ये था वो दर्दनाक वाकया जो खुशगवार पस मंजर से शुरू हुआ और अपने इख्तिताम पर शब्बीर को खून के आंसू रुला गया। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।